वेलकम डियर स्टूडेंट। मुझे आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घर पे आराम से बैठे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में अपन क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में अपन ने प्लांक के विकिरण नियम को पढ़ा था और प्लांक के विकिरण नियम से ये पढ़ा था कि प्लांक ने कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था, पूरे वक्र को अच्छे से समझा दिया था। इसके साथ ही प्लांक ने वीन का वितरण नियम और रेले जीन्स का विकिरण नियम भी बताया था। उन दोनों को भी अपन ने प्लांक के नियम से निम्न तरंगदैर्ध्य और उच्च तरंगदैर्ध्य की कंडीशन लगाकर ड्राइव कर लिया था। इसके बाद आज अपन पढ़ने जा रहे हैं स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। कृष्णिका का ऊर्जा वितरण वक्र पढ़ा था, वहां पर ने ये पढ़ा कि विकिरण की मात्रा होती है वो टेम्परेचर की 4th पावर के प्रोपोर्शनल आई थी कि कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र में अप्रगामी तरंगों के दोलनों द्वारा जो विकिरणें उत्सर्जित हो रही थी, वहां विकिरण की कुल मात्रा है वो ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती आई थी। इसे ही स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम कहा था। इस समानुपाती को हटाने के लिए अपने एक नियतांक लगाया था सिग्मा, जिसको स्टीफन नियतांक नाम दिया था। सिग्मा क्या है? यहाँ सिग्मा इक्वल टू स्टीफन नियतांक, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई 5.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁸ वाट मीटर स्क्वायर केल्विन की 4। ये अपन ने कृष्णिका के प्रायोगिक वितरण वक्र को पढ़ा था, तब वहां पढ़ा था कि विकिरण की कुल मात्रा है वो टेम्परेचर की 4th पावर के प्रोपोर्शनल होती है। इस समानुपाती नियतांक को हटाने के लिए, समानुपाती का सिंबल है उसको हटाने के लिए अपन ने कांस्टेंट लगाया, जिसको स्टीफन नियतांक नाम दिया, जिसकी वैल्यू होती है 5.67 × 10⁻⁸ वोल्ट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की 4। इस नियम को भी आज अपन प्लांक के नियम से प्रूव करेंगे कि किस तरह आती है ये विकिरण की कुल मात्रा टेम्परेचर की 4th पावर के प्रोपोर्शनल। क्लियर? आज अपने को करना क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा, तो आओ देखते हैं, इसको करेंगे। सबसे पहले प्लांक के विकिरण नियम से अपने ये पढ़ा कि प्लांक ने अप्रगामी तरंगों की अवधारणाएं मानी। जो अप्रगामी तरंगे हैं उनके परमाणुीय दोलन जो ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण कर रहे हैं वो hν क्वांटा के रूप में कर रहे हैं। वहां परमाणुओं के द्वारा hν क्वांटा के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण किया जा रहा था। तो प्लांक के विकिरण नियम से अपन ने क्या फॉर्मूला ड्राइव किया? प्लांक के विकिरण नियम से ये निकाला कि लैम्बडा व लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा प्राश में जो स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व आया था कृष्णिका का, उसकी वैल्यू आई थी u लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल टू 8πhc डिवाइडेड बाय लैम्बडा की पावर 5 मल्टीप्लाइड e की पावर hc अपॉन लैम्बडा के t -1 और d लैम्बडा। ये प्लांक का विकिरण नियम था। कब था? लैम्बडा व लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा प्राश की तरंगदैर्ध्यों के लिए प्लांक ने विकिरण नियम दिया था 8πhc अपॉन लैम्बडा की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय e की पावर hc अपॉन लैम्बडा के t -1 और d लैम्बडा। इस विकिरण नियम से अपने को विकिरण की कुल ऊर्जा की मात्रा निकालनी है। विकिरण की कुल मात्रा निकालनी है तो ये वाला तो लैम्बडा और लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा प्राश में स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व है और ये क्या है? विकिरण की कुल मात्रा है। तो सबसे पहले अपने को ये तो इस रेंज में दिया है ऊर्जा घनत्व लैम्बडा व लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा। इसको टोटल विद्युत चुम्बकीय जो विकिरणें हैं उत्सर्जित तो हो रही हैं वो तो 0 to ∞ कितनी भी तरंगदैर्ध्य की हो सकती है ना। जो तरंगदैर्ध्य हैं विकिरणों द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित की जा रही हैं उनकी रेंज है वो 0 to ∞ कितनी भी हो सकती है। तो ये वाला यहाँ अपन ने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये कहाँ से कहाँ तक है, ये जस्ट अपन ने माना है कि लैम्बडा व लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा रेंज में है। जो स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व मिलेगा वो इसको ये वाला मिलेगा 8πhc डिवाइडेड बाय लैम्बडा की 5 e की पावर hc अपॉन लैम्बडा के t -1। अब मैं ये बोलूं कि भाई मेरे को कुल ऊर्जा घनत्व चाहिए, कुल ऊर्जा घनत्व चाहिए, तो आप यही कहोगे कि मैम आप लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा में दिया हुआ है उसको 0 to ∞ लिमिट लगा दो, पूरा का पूरा आ जाएगा, ये तो कहोगे। तो आओ अपन पूरा कैलकुलेट करते हैं
तो विकिरण का कुल ऊर्जा घनत्व है आप साथ साथ पेपर पेन लेके बैठा करो और डेरिवेशन किया करो खुद से। नोट्स प्रिपेयर करते जाओ साथ साथ, बाद में आपको प्रॉब्लम न हो। यू लैम्डा डी लैम्डा कुल ऊर्जा घनत्व की वैल्यू निकालनी है, तो 0 टू इन्फिनिटी लैम्डा डी लैम्डा रेंज में करना है। तो लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 टू इन्फिनिटी कितनी भी जा सकती है, तो मैंने लिमिट लगा दी यहाँ 0 टू इन्फिनिटी। अब आप यू लैम्डा डी लैम्डा की ये वाली वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो अपना ऊर्जा घनत्व आ जाएगा, टोटल है वो। तो डालो वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी 8 पाई एच सी ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1 और डी लैम्डा। ठीक, अब लैम्डा की पावर 5 तो मैंने छोड़ दी। अब क्या करें, ये ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी आ रहा है, इसको बार बार एच सी अपॉन लैम्डा के टी रखें, इससे बड़ी है कि अपन इसको कुछ मान लेते हैं। मैंने यह माना लेट एच सी अपॉन लैम्डा के टी इक्वल टू एक्स है। ठीक, अब जहां जहां लैम्डा आ रहा है मैं इस पूरे को एक्स में कन्वर्ट करूंगी। ठीक, सही है, क्योंकि एच सी अपॉन लैम्डा के टी बार बार नया लिखना पड़े, इसीलिए मैंने यहाँ एच सी अपॉन लैम्डा के टी को एक्स मान लिया। अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी अपने को, सबसे पहले लिमिट ही देख लेते हैं क्या क्या आएगी। जब अपना लैम्डा 0 है, ये डी लैम्डा है, यानी लैम्डा की वैल्यू चेंज हो रही है 0 टू इन्फिनिटी। जब यहाँ लैम्डा 0 पुट करेंगे तो 1/0 1/0 क्या आएगा, इन्फिनिटी, तो x की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। और जब अपना लैम्डा इन्फिनिटी है 1/इन्फिनिटी 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0। अपनी लिमिट तो अपने निकाल ली कि ऐसी ऐसी आएगी। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, डी लैम्डा चाहिए सबसे पहले, तो आओ डी लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एच सी अपॉन लैम्डा के टी इक्वल टू एक्स है, डी लैम्डा चाहिए, इसका एक बार अवकलन कर लेंगे। अवकलन करने पर एच सी अपॉन के टी कॉन्स्टेंट है, 1 लैम्डा का मैं अवकलन किया यहाँ -1 लैम्डा का स्क्वायर। ठीक, और लैम्डा का डी लैम्डा, और इधर एक्स का हो गया डी एक्स। समझ में आया ये, 1 लैम्डा का -1 लैम्डा स्क्वायर, 1 लैम्डा को ऐसे लिखेंगे अपन, लैम्डा की पावर -1, इसका अवकलन करेंगे -1 आगे आ गया, पावर 1 और कम हो जाएगी, माइनस लैम्डा की पावर -2, ये नीचे आगे प्लस हो जाएगा -1 लैम्डा स्क्वायर। ये आपको आता ही होगा, छोटी सी चीज है ये। फिर अपन क्या करें, अपने को चेंज करना है पूरे को एक्स में, यहाँ लैम्डा स्क्वायर फिर आ गया, यानी ये लैम्डा स्क्वायर हटाना होगा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू और निकालें। इस लैम्डा को मैं यहाँ भेज दूं एक्स की जगह, एक्स लैम्डा की जगह आ जाएगा, लिखो तो लैम्डा इक्वल टू एच सी बाय के टी एक्स। एच सी बाय के टी एक्स, यहाँ लैम्डा स्क्वायर है तो इस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू डालो, -1 आगे ले लेते हैं। लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू एच सी की होल स्क्वायर, के टी एक्स ऊपर चला जाएगा, के टी एक्स की होल स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, जो जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको आप कैंसिल कर लो। बार बार क्यों लिखें भाई, यहाँ लिमिट क्या आई थी, जब लैम्डा टेंड्स टू 0 था तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी आया, और लैम्डा टेंड्स टू इन्फिनिटी था तो x टेंड्स टू 0 मिला था। ठीक है, अब एच की पावर 1 है यहाँ, और नीचे एच की पावर 2, यहाँ एच की पावर 1 है, यहाँ एच की पावर 2 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, नीचे एक पावर बचेगी एच की। यहाँ भी के टी की पावर क्या है, 1 है, यहाँ के टी की पावर 2 है, तो ऊपर 1 बच जाएगी, क्या बचा, माइनस के टी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एच सी। और अब डी लैम्डा की भी तो वैल्यू चाहिए, वो तो अपन ने पुट ही नहीं की, डी लैम्डा की भी तो वैल्यू पुट करनी होगी।
आओ तो करते हैं पुट। यहाँ से इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। डी लैम्बडा इक्वल टू माइनस एच सी अपॉन के टी एक्स स्क्वायर, और नहीं सॉरी डी लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, और डी लैम्बडा इक्वल टू डी एक्स। यहां से अपने को डी लैम्बडा की वैल्यू क्या मिली, डी लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। ये एच सी इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा डी एक्स के, और ये यहाँ है डी लैम्बडा के मल्टीप्लाई में है, वो डिवाइड में चला जाएगा। क्या आया, माइनस एच सी अपॉन के टी एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ये वैल्यू आ गई डी लैम्बडा की, ठीक है। और अपन ने लिमिट भी निकाल ली, इतना काम तो हो गया। अब अपना स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व था वो मैं फिर से लिख देती हूँ, आप साथ साथ नोट करते रहा करो, है ना। कुल स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व U इक्वल टू था 0 टू इन्फिनिटी U लैम्बडा डी लैम्बडा, ये था। इस U लैम्बडा डी लैम्बडा की वैल्यू पुट के दी थी अपन ने, 0 टू इन्फिनिटी 8 पाई एच सी मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा की पावर 5 e की पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी -1 और डी लैम्बडा। ये था स्टार्टिंग में। कुल ऊर्जा घनत्व निकालना था अपने को, U लैम्बडा डी लैम्बडा 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन कर लिया। अब U लैम्बडा डी लैम्बडा की वैल्यू है प्लांक के विकिरण नियम से अपन ने यहाँ ये डाल ली। एच सी अपॉन लैम्बडा के टी को अपन ने x मानना है, तो इसकी जगह x पुट कर लेंगे। डी लैम्बडा की वैल्यू वो अपन ने वहां निकाल ली, वो पुट करेंगे, और लैम्बडा की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो आओ सारी कहानी पुट कर देते हैं। 0 टू इन्फिनिटी 8 पाई एच सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा की पावर 5 यानी एच सी की पावर 5, और जो नीचे टर्म आएगी वो ऊपर चली जाएगी, के टी एक्स की पावर 5 e की पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी, इसको मैंने x माना था -1, और यहाँ क्या आया माइनस एच सी अपॉन के टी एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ये लिमिट तो मैंने वही डाल दी, यहाँ भी चेंज होके आया था ना। ये तो है लिमिट लैम्बडा के लिए, लैम्बडा की वैल्यू 0 थी तब x की वैल्यू वहां देखो इन्फिनिटी आ रही थी, और लैम्बडा की वैल्यू इन्फिनिटी है तब अपनी x की वैल्यू 0 आई थी, इन्फिनिटी टू 0 आ गई लिमिट। यहाँ एक नेगेटिव साइन आ रहा है, इस लिमिट को मैं 0 टू इन्फिनिटी करूँ एक नेगेटिव साइन आगे आएगा, एक इसका नेगेटिव साइन और एक ये नेगेटिव साइन, दोनों आपस में मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ अपने पास क्या बचेगा, 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी कैसे कन्वर्ट किया मैंने बता दिया, ये वाला एक नेगेटिव साइन लेगा और एक नेगेटिव ये है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। अब यहाँ देखो एच सी की पावर 5 आ रही है, एच सी की पावर 1 तो ये रही, एक एच सी ये बैठा, एक एच सी और एक एच सी 2 हो गए, नीचे कितने बच गए, 3 बच गए, ठीक है। अब केटी देखो कितने हैं, ऊपर बैठे हैं 5, केटी एक्स की पावर 5 है, केटी की पावर 5 भी है और एक्स की पावर 5 भी है, और नीचे कितना है, नीचे 1 है, तो ऊपर कितने बच गए, के की 4 टी की 4, ठीक। और क्या बचा 8 पाई एज इट इज, एक्स की पावर ऊपर 5 है, पूरे का 5 पावर है और नीचे 2 पावर आ रही है, तो एक्स की क्यूब डिवाइडेड बाय e की पावर x -1 और dx। इज दैट क्लियर? कैसे बताओगे आप, तो ऑफलाइन क्लास थोड़ी है जो बता दोगे। चलो कोई ना, आपको समझ आ गया, मैं मान लेती हूँ। ये तो मैथमेटिक्स है, समझ में आ ही जाएगा, और हर एक स्टेप मैंने अच्छे से क्लियर करके दिखाया। तो आओ इसके आगे से लिखते हैं। कुल ऊर्जा घनत्व U इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 8 पाई K की 4 T की 4 H क्यूब C क्यूब X की क्यूब E की पावर x -1 और dx। ये है, कुछ बच तो नहीं गया, कुछ नहीं बचा, सारा लिख लिया। आओ अब करते हैं इसको। कुल ऊर्जा घनत्व इस फॉर्म का मिल गया। अब अपनी कर्षणिका है, जो प्लांक ने कर्षणिका ली है, जो कोटर लिया है, उसको फिक्स टेम्परेचर पे लिया है, क्योंकि नियत ताप पर ही कर्षणिका से
ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण हो रहा था वो एच न्यू क्वांटा के रूप में हो रहा था। तो यहाँ अपना 8 पाई कांस्टेंट है, के है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, वो भी फिक्स है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। टेम्परेचर अपन ने यहाँ नियत ले रखा है तो ये भी फिक्स है। एच प्लांक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कांस्टेंट फिक्स है। सी लाइट वेलोसिटी है, प्रकाश का वेग, ये भी फिक्स है। तो ये वाले सारे के सारे ये फिक्स हैं, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट है, बाहर ले लो। 8 पाई के की 4 टी की 4 एच क्यूब सी क्यूब 0 to infinity x क्यूब e की पावर x -1 और dx। अब ये वाला जो इंटीग्रेशन है ना 0 to infinity x क्यूब डिवाइडेड बाई e की पावर x -1 dx, ये एक मानक समाकलन है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। इसकी वैल्यू है वो फिक्स होती है, इसकी वैल्यू होती है पाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 15, पाई की पावर 4/15 होती है इसकी वैल्यू। ये वाला एक मानक समाकलन है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, तो अपन को भी इसकी वैल्यू यहाँ ये पुट करनी होगी। तो इसकी जगह ये वाला जो पूरा आ रहा है इसकी जगह वो वाली वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो अपना कुल ऊर्जा घनत्व कितना मिलेगा, 8 पाई के की 4 पाई की पावर टी की 4 लिख लेते हैं पहले, पाई की पावर 4 एच क्यूब सी क्यूब और 15, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो पाई की पावर 1 ये रही, 4 ये रही, तो इनको भी साथ कर लो। तो u की वैल्यू आएगी u इक्वल टू 8 के की 4 पाई की 5 टी की 4 डिवाइडेड बाय एच क्यूब 15 एच क्यूब और सी क्यूब। ये अपना कुल ऊर्जा घनत्व विकिरण की मात्रा आ गई, सॉरी वो कुल ऊर्जा घनत्व आ गया 0 to infinity रेंज में। जो कृष्णिका ली है, कृष्णिका के परमाणुओं को दोलनों के द्वारा जो अपरिगामी तरंगें उत्सर्जित हो रही थी, उन अपरिगामी तरंगों के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन किया जा रहा, वो क्वांटा के रूप में किया जा रहा था। जो ऊर्जा की कुल मात्रा है, वो स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व है 0 to infinity रेंज में, वो वाला अपन ने ये निकाल लिया। क्योंकि प्लांक ने क्या बताया, लैम्बडा व लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा रेंज में बताया था। टोटल वहां से अपन ने कैलकुलेट किया 0 to infinity लगा के, जस्ट मैंने मैथमेटिक किया और कुछ नहीं किया, ये अपना आ गया स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व है। तो विकिरण की कुल ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, विकिरण की कुल ऊर्जा की मात्रा होती है कोटर के, जहाँ कृष्णिका जो होल लिया है अपन ने उसको कोटर बोल सकते हैं, क्योंकि वो अंदर से खोखला है तो कोटर है। जो कृष्णिका अपन ने ली है नियत ताप पर है, उसके एकांक क्षेत्रफल से हर सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा है वो विकिरण की कुल ऊर्जा को बताती है। क्लियर। प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा है वो कुल ऊर्जा की मात्रा E इक्वल टू CU/4 होती है। E इक्वल टू CU/4, C यहाँ पे प्रकाश का वेग है। कृष्णिका में जो अपरिगामी तरंगें उत्पन्न हो रही हैं उनके परमाणु के दोलनों के द्वारा जो प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊर्जा है वो E इक्वल टू CU/4 होती है। C या लाइट वेलोसिटी या प्रकाश का वेग है, U है वो कुल ऊर्जा घनत्व है 0 to infinity रेंज में जो अपन ने यहाँ कैलकुलेट किया है। तो अपने को यहाँ कुल ऊर्जा की मात्रा निकालनी है, तो C/4 तो फिक्स है, इस U की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। तो आओ करते हैं पुट। ओ सॉरी मैंने तो रफी कर दिया, 8 K की 4 था ना, पाई की 5 था, तो E इक्वल टू C/4, U की वैल्यू वो थी 8/15, K की 4 पाई की 5 डिवाइडेड बाय H क्यूब C क्यूब T की पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, 4 से 8 कैंसिल, 2 बार गया ये 2 टाइम्स, तो 2/15। C एक पावर है, यहाँ पे C की पावर 3 है, नीचे 2 बच जाएगी। K की 4 पाई की 5 H क्यूब C स्क्वायर T की 4। ये वाला पूरा क्या है, एक कांस्टेंट टर्म आ रही है, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14 फिक्स होती है, H की वैल्यू 6.62 10 की घात -34 फिक्स, और प्रकाश का वेग है 3 × 10 की घात 8, ये भी फिक्स है। ये सारी टर्म कांस्टेंट है।
तो इसको अपन एक नया सिंबल नाम दे देते हैं इक्वल टू सिग्मा टी की 4। ठीक, ए इक्वल टू मैंने लिखा है सिग्मा टी की 4, जहां सिग्मा क्या है, सिग्मा जो अपन ने ये इक्वल किया है वही तो है, जिसकी जगह अपन ने सिग्मा पुट किया वही तो सिग्मा की वैल्यू होगी भाई। किसकी जगह पुट किया, टी की 4 तो मैंने टी की 4 रखी, इस पूरे की जगह मैंने सिग्मा पुट किया, तो ये वाली वैल्यू सिग्मा की होगी 2/15 के की 4 पाई की 5 h क्यूब c स्क्वायर। ये क्या है, ये है स्टीफन नियतांक। जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू होती है 5.67 10⁻⁻8 वोट मीटर स्क्वायर केल्विन की 4। तो E इक्वल टू सिग्मा टी की 4 आया है, E इक्वल टू सिग्मा टी की 4 आया है, उसको मैं ये भी तो लिख सकती हूँ E प्रोपोर्शनल टू टी की 4 लिख सकती हूँ। ये एक तो कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक था, तो इसको अपन हटा लें तो समानुपाती का निशान लगा लेंगे, तो E प्रोपोर्शनल टू टी की 4, E समानुपाती है टी की 4। ये क्या था, स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम था। यही स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम है। तो अभी तक अपन ने क्या क्या किया है, अभी तक अपन ने चैप्टर का स्टार्टिंग में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद मैंने विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र को बताया कि कृष्णिका क्या है, उसका प्रायोगिक वक्र है वो किस टाइप का मिला था, स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व और तरंग दैर्ध्य के बीच में जो वक्र खींचा वो अपन ने ड्रॉ करके देखा किस टाइप का मिला। फिर उस वक्र को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए। सबसे पहले वीन आया था, उसने निम्न तरंग दैर्ध्य पर समझाया था, उस तरंग दैर्ध्य पर वो उस वक्र को समझाने में फेल हो गया। ठीक, उसके बाद आया था रेले जीन्स, रेले जीन्स ने उच्च तरंग दैर्ध्य पर समझा दिया था और निम्न तरंग दैर्ध्य पर फेल हो गया। यानी वीन ने आधा समझाया और आधा ही रेले जीन्स ने समझाया, पूरा इस वक्र को वो दोनों ही नहीं समझा पाए। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे प्लांक। प्लांक ने क्या किया, प्लांक ने ये सोचा कि उन दोनों में क्या क्या कमियां रह गई, सबसे पहले मैं वो देखूं और फिर उनमें जो सुधार किया जा सकता है वो सुधार करके मैं अपना नया नियम दूं और फिर क्या पता मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं कृष्णिका के प्रायोगिक ऊर्जा वितरण वक्र को। तो फिर उस प्लांक ने देखा कि सबसे पहले वीन और जो रेले जीन्स आए थे उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स की बेस पे काम किया था, इस कारण वो फेल हो गए थे, पूरे वक्र को नहीं समझा पाए थे। ठीक, इसने प्लांक ने क्वांटम फिजिक्स पे बेस पे काम किया। उसने ये कहा कि ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण है वो विभक्त होता है, सतत न होकर विभक्त होता है, एच न्यू क्वांटा के रूप में होता है, कम से कम वैल्यू है वो एच न्यू के इक्वल ही होगी और या फिर इसके पूर्ण गुणज में आगे आती रहेगी। ये क्वांटम सिद्धांत दिया था, ये उसकी परिकल्पना थी, इसी बेस पे प्लांक ने काम किया और पूरे वितरण वक्र को समझा दिया। इसके साथ ही प्लांक ने निम्न तरंग दैर्ध्य उस तरंग दैर्ध्य की कंडीशन लगा के वीन और रेले जीन्स को भी अच्छे से उनके नियम भी समझा दिए। उसके बाद कृष्णिका के प्रायोगिक वितरण वक्र में अपन ने पढ़ा था कि विकिरण की कुल मात्रा है वो टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। ये स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम था। इस नियम को भी प्लांक के नियम से अपन ने प्रूफ करके देख लिया कि ऐसे मिलता है। तो अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो आपको श्योर मिल जाएगा, श्योर मिल जाएगा, बट यूनिट तो कंप्लीट नहीं हुई। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपन उस यूनिट को छोड़ देंगे। सिलेक्टेड पढ़ने से, शॉर्ट पढ़ने से, एक बार एग्जाम में पास हो जाने से ज़्यादा कुछ नहीं होता। पास तो आप 5 ईयर ओल्ड क्वेश्चन पेपर करके ही हो जाओगे, पास क्या वो कर लोगे तो अच्छे परसेंटेज भी आ जाएंगे, बट एक परसेंटेज लाना सब कुछ नहीं है। अपना मोटो है फिजिक्स को सीखना है, चाहे टाइम ज़्यादा लगे, धीरे धीरे करते अपन सीख जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपकी यूनिट बची है वो मैं पूरा करवाऊंगी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ, जितनी मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं उतना कोशिश करूँगी। बस आपका फीडबैक मिलना ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स में ताकि वो भी पढ़ पाएँ। ठीक, और जब तक एक बात और बताना चाहूँगी, जब तक ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाती हैं, जब तक ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाती हैं मैं आपको ऐसे ही कंटिन्यू क्लासेस प्रोवाइड करवाती रहूँगी। आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत है नहीं मेरे ख्याल से।
ठीक है, तो आप इन क्लासेस का फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और आपको अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। और इनके साथ ही जो अपन ने पढ़ लिया है ना, उन पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगा के देखा करो, बिकॉज यहाँ थ्योरी अकेले करने से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाओगे तब आपको पता चलेगा कि अपन ने क्या सीखा है, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, तभी आप न्यूमेरिकल कमांड अच्छी बना पाओगे। बिना थ्योरी आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, ये श्योर है, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब तक आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, आपके न्यूमेरिकल आप हाथ ही नहीं लगा सकते, हिलेगा ही नहीं न्यूमेरिकल। ठीक, या बीएससी में तो क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं पूछे जाते एग्जाम में, बट कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, जैसे कोई बीएससी करने के बाद एमएससी का एंट्रेंस दोगे, एमएससी फिजिक्स करोगे, हो सकता है कि सारे नए करो पर कुछ तो करेंगे ना, आईआईटी जैम दोगे, जेस्ट गेट दोगे, टीएफआर दोगे, जो भी आप एग्जाम दोगे, अच्छे एग्जाम दोगे, वहाँ आपको न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ेगी। तो न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, जब आपने थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ना, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होंगे न्यूमेरिकल। ठीक, तो जो थ्योरी आपने पढ़ी है उन थ्योरी पे न्यूमेरिकल लगाएं। मैं भी एक दो न्यूमेरिकल साथ साथ करवाती रहूंगी ताकि कुछ तो आप सीख जाओ कि न्यूमेरिकल करना कैसे है। आओ मैं आपको एक न्यूमेरिकल तो करवा ही देती हूँ, बाकी बच्चे हुए न्यूमेरिकल जो भी हैं आप न्यूमेरिकल करो। न्यूमेरिकल से आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी तक डर है कि हमें तो न्यूमेरिकल नहीं करने, न्यूमेरिकल होते ही नहीं है हमारे से, ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस से ये चीज़ें बनती हैं। एक क्वेश्चन ये है कि 1600 केल्विन ताप पर, क्वेश्चन को सुनना, 1600 केल्विन ताप पर अधिकतम विकिरण 2 माइक्रोमीटर तरंगदैर्ध्य का उत्सर्जित होता है। 2000 केल्विन ताप पर इसके संगत तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो। जस्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपके तो एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, इधर उधर ज्यादा उठपटांग क्वेश्चन घुमा के पूछता ही नहीं है, सीधा सीधा पूछ लेता है। तो इसने क्या क्या क्वेश्चन में न्यूमेरिकल करने से पहले तो ये सोचा करो कि इसने क्या क्या दिया है, और फिर ये देखना कि अपने को निकालना क्या है। फिर उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले आपको ध्यान में कुछ भी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप उनसे रिलेटेड फॉर्मूला लिख लो, कहीं ना कहीं तो बन ही जाएगा ना। तो आओ देखते हैं इसमें भी इसने क्या क्या बोला है कि 1600 केल्विन ताप पर, मान लो कि T1 दे दिया, वो कितना है अपना टेम्परेचर 1600 केल्विन है। 1600 केल्विन ताप पर विकिरण 2 माइक्रोमीटर तरंगदैर्ध्य का उत्सर्जित होता है। माइक्रोमीटर तरंगदैर्ध्य यानी लैम्बडा की वैल्यू दे दी, लैम्बडा 1 है, वो कितना है 2 माइक्रोमीटर है। फिर क्या बोला है 2000 केल्विन ताप पर इसके संगत तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो, यानी दूसरा टेम्परेचर दे दिया, वो दिया है 2000 केल्विन। ठीक, और इसके लिए अपने को तरंगदैर्ध्य निकाल दिए, क्लियर। तो अब इनको देख के आपको कोई फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है? आ रहा है, कौन सा? वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन का विस्थापन नियम क्या था? लैम्बडा एम प्रोपोर्शनल टू 1/t था, ये था वीन का विस्थापन नियम। तो इसको अपन ने लिखा था लैम्बडा एम टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट क्या था? बी था, वीन का नियतांक था। ठीक, तो यहाँ 1 और 2 दो वैल्यू दी है, तो ऐसे ही अपन यहाँ 1 और 2 लगा देते हैं। लैम्बडा m1 t1 इक्वल टू बी, ये वाला कॉन्स्टेंट के इक्वल है, कॉन्स्टेंट क्या है? बी। और सिमिलरली लैम्बडा m2 t2 इक्वल टू बी। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ से लिखा है, बहुत सिंपल है। लैम्बडा m प्रोपोर्शनल टू 1/t था, वहां ये वीन का विस्थापन नियम था। तो इस समानुपाती को हटाने के लिए अपन ने कांस्टेंट b लगाया था, यहां से लैम्बडा m इक्वल टू b/t, तो लैम्बडा m t इक्वल टू b आया। लैम्बडा m t इक्वल टू b, यहाँ इसने क्वेश्चन में दो वैल्यू दी है, t1 लैम्बडा 1 t2 लैम्बडा 2। तो पहले मैंने 1 ले ली, फिर मैं 2 वाले लूंगी। तो लैम्बडा m1 t1 इक्वल टू b एंड लैम्बडा m2 t2 इक्वल टू b। अब अपने को वैल्यू किसकी चाहिए? ये दोनों किसके इक्वल हैं? ये दोनों ही टर्म, ये वाली और ये वाली, इस कांस्टेंट b के इक्वल आ रही हैं। तो मैं इस वाले b की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर लूं, ये भी b के इक्वल है, ये भी b के इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लैम्बडा m1 t1 इक्वल टू लैम्बडा m2 t2। क्लियर? अब जो वैल्यू निकालनी है वो निकाल लो आप, प्रॉब्लम क्या है?
अब वैल्यू अपने को चाहिए लैम्डा 2 की, तो लैम्डा m2 इक्वल टू लैम्डा m1 t1 डिवाइडेड बाय t2। सारी वैल्यू पुट कर दो। लैम्डा m1 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोमीटर, 2 इंटू 10 की घात -6 मीटर। t1 की वैल्यू 1600 केल्विन और t2 की वैल्यू 2000 केल्विन। जो जो कैंसिल हो रहा है वो आप कैंसिल करो। ये वाली पावर 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से ये 20 गया 10, नीचे 10 बच गया, ऊपर 10 की घात -6 है। ठीक है, तो इस 10 को अपन ऐसे लिखते हैं 0.1। यहाँ 1 बचेगा, 1 में 10 का भाग देंगे 0.1 इंटू 10 की घात -6। तो इस लैम्डा m2 को क्या लिख सकते हैं अपन, लैम्डा m2 इक्वल टू 0.1 माइक्रोमीटर लिख सकते हैं। ये अपने को निकालना था, बहुत ही ईजी था, वो अपन ने निकाल लिया। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप लाइक करना वीडियो को, और जितने भी आपके दोस्त हैं, रिलेटिव में जो भी आपके भाई बहन हैं, जितने भी बीएससी के स्टूडेंट आपके जूनियर हैं, क्लासमेट हैं, आप सबको शेयर कर देना। ओके, आगे ही आपको फ़ायदा मिलेगा, क्लासें आती रहेंगी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।